अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पंजाब बायोलॉजी का कोर्स शुरू किया है 2025 में। ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि बुक्स चेंज हो गए हैं, कोर्सेज चेंज हो गए हैं। सो न्यू बुक के कंटेंट्स में फॉलो कर रहा हूँ और हमारा जो आज का टॉपिक होगा, आज का जो हमारा चैप्टर होगा, हमने चैप्टर नंबर 3 शुरू करना है। चैप्टर नंबर 3 आप लोगों का जो यहाँ पर हेडिंग लिखा है वो है सेल्स एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज। सो ये आप लोग बोल सकते हैं कि चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 1 होगा। बहुत ज़्यादा बेसिक लेक्चर है, आप लोग 9th क्लास में इवन इसको डिस्कस भी कर चुके हैं। देयर आर चांसेस कि आप लोगों को 9th क्लास वाला अपना याद भी हो, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की, ताकि आप लोगों को परमानेंटली याद हो जाए और इसके अंदर से कुछ क्वेश्चंस या MCQs वगैरह जो बाद में फ्यूचर में बनते हैं या जो जनरल नॉलेज के लिए याद होने चाहिए आप लोगों को, कुछ चीज़ें इसमें ज़रूरी है जो कि आप लोगों को परमानेंटली याद होनी चाहिए। सेल किसने डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, ये किसी भी जॉब वगैरह में आपसे बाद में भी इवन पूछा जा सकता है अगर आप बायो आगे ना भी पढ़े तो। सो हमने चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 1 पढ़ना है। अगर आप लोग चैप्टर नंबर 3 के कंटेंट्स देखेंगे तो ये सारे के सारे कंटेंट्स सेल के अराउंड घूम रहे हैं। आप बोलेंगे कि हमने सेल का स्ट्रक्चर डिस्कस करना है, उसके अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं वो हमने डिस्कस करने हैं। सेल के अंदर कोई मॉलिक्यूल की एंट्री और एग्जिट कैसे होता है वो हमने डिस्कस करना है। कुछ टॉपिक्स यहाँ पर न्यू होंगे जो आप लोगों ने बिल्कुल पहले नहीं पढ़े, उस पर भी हमारी डिस्कशन होगी। टेंशन ना ले, आप लोगों ने इंतहाई गौर से सुनना है, इंतहाई सीरियस अंदाज में इसको आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। जो सबसे पहले ये चैप्टर शुरू किया है, यहाँ पर सबसे पहले डिफ़ाइन करने की कोशिश की है कि बायोलॉजी क्या चीज़ है या लिविंग थिंग क्या चीज़ है। तो अगर आप लोगों से मैं अभी पूछ लेता हूँ कि बायोलॉजी क्या चीज़ है, तो सब ने 9th क्लास में एक ही रट्टा लगाया है और वो यही है कि द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। ये तो हर बंदे को पता है, आप कंप्यूटर वाले से भी पूछ लो तो वो आपको बताएंगे कि द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम लिविंग थिंग्स के हवाले से डिस्कशन करते हैं। लेकिन इस बुक के अंदर जो नया पॉइंट ऐड कर दिया है वो ये है कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को समझना। इस वजह से ये पॉइंट ज़रूरी है आप लोगों को समझना, क्योंकि अगर इस पूरी दुनिया के अंदर देखा जाए तो जो भी चीज़ें यहाँ पर पाई जाती है वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स से बने हैं। आप बोलेंगे कि ये जो मेरे सामने लैपटॉप है ये भी एलिमेंट से बना है, मैं भी एलिमेंट से बना हूँ, पानी भी एलिमेंट से बना है, और ये हमारे पास जो मार्कर मौजूद है, बॉल पॉइंट मौजूद है, ये भी आप लोग बोलेंगे एलिमेंट से बना है, और बैक्टीरिया भी एलिमेंट से बना है एंड प्लांट भी एलिमेंट से बना है। So the point is कि if everything is composed of elements, everything is made of elements, so how are these things then different from each other? Like living things और non-living things में फिर difference क्या exist कर रहा होता है? हमारे पास कोई specific difference तो नहीं है, लेकिन कुछ list of characteristics हमने बनाए हैं। अगर वो characteristic हमें किसी चीज़ के अंदर नज़र आते हैं तो हम उनको बोलेंगे ये living thing है। आपसे अगर इन केस ये लैपटॉप पूछता है कि आप मुझे नॉन लिविंग थिंग क्यों बोल रहे हो, तो आपने इस लैपटॉप के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं, अगर वो नहीं हो तो ये नॉन लिविंग थिंग होगा। सो इसको जस्टिफाई करने के लिए हम इस लिविंग थिंग को बोलेंगे, इस लैपटॉप को बोलेंगे कि असल में आप मूवमेंट नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह आप जा नहीं सकते, इस वजह से हम आपको नॉन लिविंग थिंग कंसिडर कर रहे हैं। सो आप लोगों की बुक के अकॉर्डिंग याद रखना है आप लोगों ने, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। वैसे बुक के अंदर यहाँ पर तो ऑब्जेक्शंस नहीं है, लेकिन जो मेरे माइंड में आ रहे हैं कुछ ऑब्जेक्शंस, या मेरे माइंड में नहीं ऑब्जेक्शंस है, ये जेन्युइन ऑब्जेक्शंस है, वो ये है कि अगर इनके सारे के सारे लिविंग थिंग्स वाकई मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो फिर प्लांट्स तो लिविंग थिंग्स है लेकिन वो तो मूवमेंट नहीं कर सकते। फंजाई भी तो मूवमेंट नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। मैं अक्सर बाकी स्टूडेंट्स से भी ये क्वेश्चन पिछले लेक्चर्स में भी मैंने पूछा है
कि अगर इनकेस लिविंग थिंग्स मूवमेंट करते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकते, तो फिर कार अगर गाड़ी मूवमेंट कर रही है वो क्या है, फ़ैन अगर मूवमेंट कर रहा है तो वो क्या है, अगर वाटर मूवमेंट कर रहा है, वाटर को आप लोग देख ले फ्लो करके जा रहा होता है, हवा को आप लोग देख ले वो फ्लो करके जा रहा होता है। खैर ये ऑब्जेक्शंस अलग बातें हैं, इनकी तरफ मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आप लोगों को जो पॉइंट पता होना चाहिए वो ये है कि जितने भी लिविंग थिंग्स है वो क्या करते हैं, वो मूवमेंट शो करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं आप लोग बोलेंगे वो रेस्पायरेशन शो करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में रेस्पायरेशन नहीं होता। इस रिस्पायरेशन को आप लोग सांस लेने वाला रिस्पायरेशन नहीं बोलेंगे, इसको आप लोग बायो एनर्जेटिक्स चैप्टर वाला जिसमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है वो रिस्पायरेशन लेंगे। क्योंकि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म सांस नहीं लेते, लेकिन सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन का इनटेक करके ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं। तो लिविंग थिंग्स रेस्पायर करते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स में रेस्पायरेशन नहीं होता। तो सामने इस लैपटॉप को आप बोलोगे कि नॉन लिविंग थिंग आप ऐसे हो क्योंकि आप रेस्पायरेशन नहीं करते। लिविंग थिंग्स होम्योस्टेसिस शो करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में होम्योस्टेसिस नहीं होता। होम्योस्टेसिस 10th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर फिर भी आपको नहीं पता तो आपने आसान अल्फाज में याद रखना है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी कंडीशंस होता है। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी कंडीशंस का मतलब कि हमारा टेम्परेचर आप लोग देख ले हर वक्त 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, हम उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, तो ये इस प्रोसेस को हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। हर वक्त हम अपने बॉडी के अंदर वाटर को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, साल्ट को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, इसको हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। सो इस लैपटॉप को आप बोलो आप चीज़ें मेंटेन नहीं कर सकते। आप अगर इनकेस बैटरी बहुत ज़्यादा हीटेड हो जाए तो उसको आप नहीं मैनेज कर सकते, वो ख़ुद बहुत हो रही है। सो इन्वायरमेंट के साथ आप चेंज हो रहे हो, लेकिन हम अपना ख्याल रखते हैं, हम अपने आप को मेंटेन करते हैं। लिविंग थिंग्स आप लोगों ने बोलना है कि ये ग्रोथ करते हैं। ग्रोथ अगर इनकेस आपसे कोई पूछता है कि क्या होता है तो आपने बोलना है कि ये इंक्रीज़ इन साइज़ को हम बोलते हैं। जब भी किसी चीज़ का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा होता है तो इसको हम ग्रोथ बोलते हैं। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो ग्रोथ नहीं करते होते। यहाँ पर भी मेरा एक छोटा सा ऑब्जेक्शन है जो ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब हम किडनी स्टोन की बात कर रहे थे क्लास 10th में, तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि किडनी स्टोन इनिशियली इतना सा छोटा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ अरसे बाद आप लोग देखते हैं कि वो किडनी स्टोन यहाँ पर ग्रो करते करते एक पूरा रिजिड स्ट्रक्चर बना देता है। तो किडनी स्टोन टेक्निकली ग्रो कर रहा है, साइज़ में इंक्रीज़ हो रहा है। ऑब्जेक्शन है, लेकिन इसको इतना सीरियस ना ले। अगर इनकेस बैक्टीरिया को हम देख लेते हैं तो बैक्टीरिया तो ग्रोथ नहीं करता, वो तो इतना सा होता है और बस ये ख़त्म हो जाता है। आप समझे कि अगर इनकेस बैक्टीरिया ग्रो करता तो फिर तो एटलीस्ट हमें नज़र आता, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आता। लेकिन बुक के अकॉर्डिंग आप लोगों ने याद रखना है लिविंग थिंग्स की ये खासियत है कि वो ग्रो करते हैं। लिविंग थिंग्स आप लोग बोलेंगे रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन मीन अपने जैसे कॉपीज़ प्रोड्यूस करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स आप लोग बोलेंगे रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, अपने जैसे कॉपीज़ नहीं प्रोड्यूस कर सकते। वैसे यहाँ पर एक छोटा सा ऑब्जेक्शन, फ़ोटोकॉपी मशीन हो सकता है, लेकिन उस पर मैं बात नहीं करूँगा कि उसमें भी तो बहुत सारे पेजेस जो है वो कॉपीज़ बना रहे होते हैं, तो वो कॉपीज़ असल में रिप्रोडक्शन करके अपने जैसे कॉपीज़ ही बना रहे हैं ना। इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है कि लिविंग थिंग्स की जो निशानी है, जो खासियत है, वो एक्सक्रीशन करना है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट, अपने बॉडी से वेस्ट को रिमूव करना है। असल में यहाँ पर हज़ारों केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उसमें वेस्ट बनता है, तो उनके डिलीट करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। एंड नॉन लिविंग थिंग्स में एक्सक्रीशन नहीं होता। इसी के साथ साथ आप लोग बोलेंगे कि लिविंग थिंग्स न्यूट्रिशन करते हैं। न्यूट्रिशन का मतलब कि किसी न किसी तरीके से ये अपने लिए क्या कर रहे होते हैं, फूड हासिल कर रहे होते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत नहीं होती। सो आज के बाद आपसे अगर कोई भी पूछ लेता है, आप चलते चलते आपसे कोई स्टोन पूछना शुरू कर देता है कि आप मुझे नॉन लिविंग थिंग क्यों बोल रहे हो, तो आप उस स्टोन को ये बातें बता सकते हो कि आपके अंदर ये खासियतें नहीं है,
इस वजह से मैं आपको नॉन लिविंग थिंग बोल रहा हूँ। तभी अगर आप लोग अपनी बुक देखेंगे, सो ये चैप्टर शुरू किया है कहाँ से, कि सेल के या किसी लिविंग थिंग के 7 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, तो ये 7 आप लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे। अब अगर आप लोग मेरा लेक्चर दोबारा देखेंगे ये वाला, तो मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्शंस यहाँ पर रेस कर दिए हैं और बहुत सारों में मैंने ख़ुद को खामोश कर दिया है। तो अब चूंकि वो ऑब्जेक्शंस जेन्युइन है कि सारी चीज़ें तो मूवमेंट नहीं करते, स्टोन भी तो ग्रो कर रहा है, पेजेस भी रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, लाइक है बहुत सारे पॉइंट्स है। रिस्पायरेशन का मतलब अगर सांस लेना है तो फिर तो प्लांट सांस नहीं लेते हमारी तरह। सो इन ऑब्जेक्शंस को दूर करने के लिए थोड़ा सा मैं इसको और क्लैरिफाई कर देता हूँ अपनी तरफ से, कि आपसे अगर इनकेस लैपटॉप पूछता है कि आप मुझे नॉन लिविंग थिंग क्यों बोल रहे हो, तो आप उनको बोलो आप सेल से नहीं बने। ये पॉइंट मैं खुद से ऐड कर रहा हूँ कि तमाम के तमाम लिविंग थिंग्स सेल से बने होते हैं। तमाम के तमाम लिविंग थिंग्स आपने बोलना है वो अपने इन्वायरमेंट में रिस्पॉन्स शो करते हैं, इन्वायरमेंट में रिस्पॉन्ड करते होते हैं। इस रूम का टेम्परेचर अभी बढ़ गया तो मेरे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्ड करेगा। लाइट की इंटेंसिटी इस रूम में अगर इनकेस चेंज हो जाए तो मेरा प्यूपल जो है वो डायलेट और कंस्ट्रक्ट होगा आई के अंदर। ये क्या होना है, ये रिस्पॉन्स होना है। नॉन लिविंग थिंग्स कोई रिस्पॉन्स नहीं शो करते होते। एंड यू नीड टू रिमेंबर दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया रिगार्डिंग लिविंग थिंग्स, दैट दे एवॉल्व विद द पैसेज ऑफ टाइम। इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट लिविंग थिंग्स में एवोल्यूशन होता है, चेंज उसके अंदर आ रहा होता है। ये सारी की सारी बातें कंक्लूड नहीं है, लेकिन जस्ट आप लोगों को एक थॉट दिया गया है कि आज के बाद आप लिविंग थिंग किस चीज़ को बोलेंगे। तो जितने भी आप लोगों को लिस्ट नज़र आ रहा है, 7 वो है और 3 ये है। अगर ये किसी भी चीज़ के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं तो हम उसको लिविंग थिंग बोलेंगे, अगर ये नज़र नहीं आ रहे तो हम उसको नॉन लिविंग थिंग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक इम्पॉर्टेंट आइडिया डिस्कस किया है कि तमाम के तमाम लिविंग थिंग्स किस चीज़ से बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। तो पता है हमने क्या करना है, इस चैप्टर के अंदर हमने सेल्स के बारे में डिस्कस करना है। हमने सेल के बारे में डिस्कस करना है कि क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे आता है, उसके अंदर पार्ट्स कौन से हैं। ऑल्दो आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारी डिटेल में हमारी सेल के हवाले से डिस्कशन होगी। थोड़ी देर के लिए आप लोग भूल जाए कि सेल के बारे में आपको कुछ पता है, तो फिर चीज़ों को समझने में बहुत सारी आसानी हो जाएगी। आपको अगर इनके सेल के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपके साथ 3 इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ सेल के बारे में, और उस 3 इन्फॉर्मेशन को कंबाइन मिला के हम बोलते हैं सेल थ्योरी। कहीं और से अगर आप लोग इसको पढ़ना शुरू कर देंगे तो देयर आर चांसेस कि उन्होंने 5 से 6 पॉइंट्स लिखे हो, लेकिन चूंकि मैं आप लोगों की बुक को फॉलो कर रहा हूं तो आप लोगों की बुक के अकॉर्डिंग सेल के हवाले से 3 पॉइंट्स है और उनको हम सेल थ्योरी बोलते हैं। उसमें से पहला जो पॉइंट है वो ये है कि द सेल इज़ फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग थिंग। अब आप लोग बोलेंगे ये पॉइंट तो हमें पहले से पता था कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें सेल स्ट्रक्चरल यूनिट है। स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब होता है कि ये लिविंग थिंग बना ही इन स्ट्रक्चर से है। एंड फंक्शनल यूनिट है, इसका मतलब कि इस लिविंग थिंग में जो फंक्शंस हो रहे हैं डिफरेंट, वो भी इसी सेल के वजह से है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, ये पहले से आपको पता है क्योंकि वहाँ मैंने बताया भी है और 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा भी है। दूसरा जो पॉइंट है सेल थ्योरी का वो ये है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स। जाहिर सी बात है कि हम लिविंग थिंग्स पढ़ रहे हैं इस बायोलॉजी के अंदर, और मैंने बोला कि नॉर्मली लिविंग थिंग्स सेल से बने होते हैं, तो वो पॉइंट यहाँ पर आ गया कि ये सेल थ्योरी का दूसरा पॉइंट है कि तमाम के तमाम लिविंग थिंग्स या तो एक सेल से बने होंगे, यूनिसेलुलर या ज़्यादा से बने होंगे। एंड तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि न्यू सेल्स अराइजेज by the division of pre-existing cells, या cells arises from pre-existing cells through cell division। ये हमारे पास एक सेल है और ये एक सेल यहाँ पर कितने में डिवाइड हो जाता है, 2 सेल्स में ये क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो आप लोग बोलेंगे सेल डिवीजन अकर हो जाता है। अब ये जो 3 इन्फॉर्मेशन आप लोग देख रहे हैं सेल के बारे में, ये आप किसी भी बंदे को बता सकते हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, आप लोग बोलेंगे कि ये तो 9th से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो कोई नई बात तो नहीं है। हमने थोड़ी देर के लिए ये देखना है कि ये जो 3 बातें हैं ये हमारे पास पहुंची कैसे, हमें बताई किसने।
ये हर पॉइंट को साइंटिफिकली जस्टिफाई किसने कैसे किया। इस वाले लेक्चर के अंदर आगे हमने इस सेल थ्योरी की जो हिस्ट्री है वो डिस्कस करनी है। तो आप लोग की बुक का हिस्सा है और इंतहाई गौर से आप लोग एक एक चीज़ को सुनेंगे कि इस सेल थ्योरी का एक एक हिस्सा किसने डिस्कवर किया था और कैसे डिस्कवर किया था। सो मैं आगे बढ़ता हूँ एंड हिस्ट्री ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी में डिस्कस कर लेता हूँ कि ये 3 पॉइंट्स कैसे बने थे, किसने बनाए थे एंड सो ऑन। स्टोरी हम शुरू कर लेते हैं 1665 से। आप लोग बोलेंगे 1665 में एक बंदा था और उस बंदे का नाम था रॉबर्ट हुक। मैं असल में बंदा लफ्ज़ इस वजह से यूज़ कर रहा हूँ खुद से क्योंकि वो साइंटिस्ट लफ्ज़ हम उस टाइम नहीं यूज़ करते थे। सो आप लोग बोलेंगे कि दिस रॉबर्ट हुक वाज एक्चुअली इंग्लिश माइक्रोस्कोपिस्ट। आप समझे कि ये ब्रिटिश कोई माइक्रोस्कोपिस्ट था, माइक्रोस्कोप बनाता था। फिज़िक्स में आप लोग हुक्स लॉ 9th-10th में पढ़ चुके हैं, वो भी इन्होंने ही बनाया था। इस रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप बनाया और आप लोग बोलेंगे कि माइक्रोस्कोप के अंदर सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप, इसका मतलब खुद उन्होंने बनाया है। उस माइक्रोस्कोप के अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्होंने नोटिस करना शुरू कर दी। एक दिन ऐसा किया कि कॉर्क उठाया, स्लाइस ऑफ कॉर्क उठाया, ये बार्क का हिस्सा होता है, ओक ट्री का हिस्सा होता है एक बार्क का, वो उठाया और आप लोग डिस्कस करेंगे कि वो अपने माइक्रोस्कोप के अंदर उसको नोटिस करना शुरू कर दिया। कॉर्क आप लोग बोलेंगे कि लेब के अंदर जो बॉटल्स होते हैं उन बॉटल्स को कवर करने के लिए, उसके ढक्कन के तौर पर एक्ट करने के लिए वुड का समहाउ एक छोटा सा टुकड़ा होता है, तो वो इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर एक छोटा सा स्लाइस रखा और उसको देखना शुरू कर दिया। अब उस स्लाइस के अंदर इनको कुछ हनी कॉम्ब लाइक स्पेसेस नज़र आ गई। इसका मतलब जो शहद की मक्खी जो अपना हाइव बनाते हैं उस तरह छोटे छोटे चैम्बर्स नज़र आ गए। अब ये रॉबर्ट हुक सोचता रहा कि ये जो छोटे छोटे चैम्बर्स है ये तो बिल्कुल ऐसे चैम्बर्स है कि कोई बहुत बड़ी हवेली हो, बहुत बड़ा घर हो और उसके अंदर छोटे छोटे खाली खाली स्पेसेस मौजूद हो, छोटे छोटे कमरे मौजूद हो। नॉर्मली उस टाइम में उन्होंने ये पॉइंट इस वजह से रेस किया था, जो मॉन्क्स वगैरह होते हैं उनके लिए एक बहुत बड़े बिल्डिंग के अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं जहाँ पर वो आइसोलेशन में लाइफ गुजारते हैं। तो उन सेल्स को, उन खाली स्पेसेस को हम सेल्स बोलते थे। तो इस वजह से रॉबर्ट हुक ने लफ्ज़ यूज़ किया इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए, सेलुलाई। और उसका बाकायदा एक ड्राइंग बनाया जो आप लोगों को यहाँ पर नज़र भी आ रहा है। वो ड्राइंग पब्लिश कर दिया कि ऐसी चीज़ें हैं। टेक्निकली रॉबर्ट हुक को तो नहीं था पता, लेकिन आज हमें पता है कि उन्होंने कॉर्क के अंदर क्या डिस्कवर किए थे, सेल्स डिस्कवर किए थे। तो आज के बाद अगर इनके हिसाब से कोई पूछता है कि हु डिस्कवर्ड सेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम, सो यू नीड टू रिमेंबर दैट रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1665। ये बिल्कुल एक रिकग्नाइज्ड पॉइंट है, हर बुक में यही बंदे का नाम होगा और यही ईयर चलता जाएगा। सो ये पॉइंट परमानेंटली आप लोगों ने याद रखना है कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल्स डिस्कवर कर दिए थे। टाइम गुजरता गया, बहुत सारा टाइम गुजर गया, बहुत सारे साल गुजर गए, बहुत सारे लोगों ने और माइक्रोस्कोप्स बनाए, एडवांसमेंट आती गई। 1673 में एक और बंदा आता है जिसका नाम है एंथनी वॉन लीवनहुक। एंथनी वॉन लीवनहुक थोड़ा सा रॉबर्ट हुक के मुकाबले में रिच भी है और इनके जो माइक्रोस्कोप है, उनके लेंसेज का जो पावर है, मैग्निफिकेशन पावर है, वो रॉबर्ट हुक से थोड़ा सा ज़्यादा भी है। उन्होंने भी अपना माइक्रोस्कोप बनाया, माइक्रोस्कोपिस्ट है और आप लोग बोलेंगे कि उसके अंदर डिफरेंट चीज़ों को देखना शुरू कर दिया। इनके माइक्रोस्कोप के जो लेंसेज है वो चूँकि मच बेटर है, तो एक दफ़ा इन्होंने पॉन्ड वाटर उठाया और अपने माइक्रोस्कोप के अंदर चेक करना शुरू कर दिया। तो इसके अंदर कुछ मूवेबल ऑब्जेक्ट्स नज़र आए गए। मूवेबल ऑब्जेक्ट्स मीन जो इधर उधर मूव कर रहे हैं। अब उस टाइम ये सोच रहे थे कि जो चीज़ें मूवमेंट करते हैं वो तो असल में एनिमल्स होते हैं। तो टेक्निकली रॉबर्ट हुक ने डेड सेल्स डिस्कवर किए थे और इनको फर्स्ट मूविंग सेल्स नज़र आ गई। तो हम बोलेंगे कि एंथनी वॉन हुक ने फर्स्ट लिविंग सेल्स डिस्कवर कर दिए थे। ये बात आप लोगों को MCQs के लिए पता होनी चाहिए कि फर्स्ट लिविंग सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय एंथनी वॉन लीवनहुक। इन लिविंग सेल्स को चूँकि मैंने बोला कि ये एनिमल्स की तरह मूव कर रहे थे, तो इनको हमने या इन्होंने एंथनी वॉन लीवनहुक ने एनिमलिकुलस नाम दिया कि ये तो छोटे छोटे एनिमल्स है, एनिमैक्यूल्स नाम दिया था कि ये क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर रहे हैं।
सो ये एंथनी वैन लीeuwenhoek के हवाले से MCQs के लिए आप लोगों को यही पता होना चाहिए कि ही डिस्कवर्ड लिविंग सेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। टाइम गुजरता गया, 1809 की तरफ हम आते हैं JB लमार्क की तरफ, जिनको हम जीन बैप्टिस्ट डी लमार्क बोलते हैं। बहुत फेमस बंदा है अपने टाइम के हवाले से। तो ये जो भी बात करता है अक्सर हम हिस्ट्री में लेके आते हैं, क्योंकि आम बंदा नहीं है, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से इनकी एक्सपर्टीज़ है, तभी हम अक्सर इनकी बात उठा के कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इन्होंने सिंपल एक पॉइंट हमारे सामने रखा और वो यही था कि प्लांट्स और एनिमल्स कुछ ना कुछ हद तक एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। प्लांट्स और एनिमल्स को उन्होंने नोटिस किया और कोई आइडिया दिया कि एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। अब वो आइडिया हम डिटेल में तो नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आपको जस्ट एक क्लू दे रहा है कि प्लांट और एनिमल्स में सिमिलैरिटीज़ है, ये दोनों के दोनों लिविंग थिंग्स है। ऑल्दो ये इतना बड़ा पॉइंट तो नहीं है, लेकिन बंदा ज़रूरी है, तो इस वजह से हम उनको कोट कर रहे हैं। टाइम गुजरता गया, आप लोग बोलेंगे कि कुछ अरसे बाद 1831 में एक और बंदा है और उसका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, आप लोग बोलेंगे कि ये एक बॉटनिस्ट था, इसका मतलब ये प्लांट्स पढ़ता है। बाई चांस ये अपने पास लैब के अंदर बहुत सारे प्लांट्स ले आया और उन प्लांट्स के अंदर जितने भी सेल्स है वो देखना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने सेल को देखना शुरू कर दिया तो सेल के अंदर उनको एक और सर्कल नज़र आ गया। अब रॉबर्ट हुक तो बोल रहा था कि सेल्स जो है वो एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, सेलुलाई हम एम्प्टी स्पेस को बोलते हैं, लेकिन ब्राउन ने बोला, रॉबर्ट ब्राउन ने, कि नहीं, सेल्स के अंदर तो एक और स्ट्रक्चर मौजूद है और उस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियस बोलते हैं। सो दूसरे अल्फाज में आप लोग बोलेंगे कि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था 1831। और रॉबर्ट ब्राउन इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, एक पॉइंट भी इसमें स्किप नहीं करेंगे, पेपर में आएगा, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको स्किप नहीं करना, हमेशा के लिए याद रखना है। रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन आप लोगों ने परमानेंटली याद रखना है कि इन्होंने सेल्स डिस्कवर किए थे और इन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर कर दिए थे। टाइम गुजरता गया, ये देख लो सीक्वेंस में हमारा चल रहा है। एक और बंदा है 1838 में, उसका नाम है M श्लाइडन, मैथियस श्लाइडन था मेरे ख्याल में। मैथियस श्लाइडन, आप बोलेंगे कि ये जर्मन बॉटनिस्ट है, ये प्लांट्स पढ़ता है, लैब के अंदर बैठा होता है, हर वक्त प्लांट्स उठाता है, माइक्रोस्कोप के अंदर चेक करता है, जो भी नज़र आता है उसकी ड्राइंग बनाता है और अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करता है कि मुझे ये चीज़ें नज़र आ गई। उनको पता नहीं था, लेकिन बाद में उनको पता चला कि असल में मैं तो प्लांट्स के अंदर क्या देख रहा हूँ, सेल्स देख रहा हूँ। सो 1838 में बहुत सारे प्लांट्स को एग्जामिन करने के बाद इन्होंने प्लांट पॉइंट अपना कंक्लूड कर दिया कि ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स। आप देख ले, सेल डिस्कवर हुआ, फिर लिविंग सेल डिस्कवर हुआ, फिर न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ, और श्लाइडन हमें बोल रहा है कि अभी तक मैं जितने भी प्लांट्स देख रहा हूँ वो तो सेल से बने हैं। ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो आप लोग देख ले, अभी तक ये कंफर्म हुआ है कि प्लांट सेल से बने हैं, लेकिन मज़े की बात ये है कि एनिमल्स का भी कंफर्म नहीं है। सो उसमें प्लस पॉइंट हमारे पास ये है कि 1839 में टी श्वान, थियोडर श्वान, एक और बंदा है और आप बोलेंगे कि ये जर्मन ज़ूलॉजिस्ट है। इनके हवाले से ये भी कहा जाता है कि ये दोनों इवन फ्रेंड्स थे, डिस्कशन करते होते थे कि मैं क्या देख रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ। तो ये प्लांट्स देख रहा है, ये एनिमल्स देख रहा है, वो एग्ज़ामिन कर रहा है प्लांट्स को और ये एग्ज़ामिन कर रहा है एनिमल्स को। उन्होंने अपना पॉइंट कंक्लूड कर दिया था 1838 में कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, और इन्होंने अपना पॉइंट कंक्लूड कर दिया कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। अब मज़े की बात यह है, अगर इन दोनों पॉइंट्स को आप कंक्लूड कर ले, इकट्ठे कर ले, तो पता है यहाँ से एक पॉइंट बनता है कि ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स। अब आप बोलेंगे ये तो हमें पहले से पता था, लेकिन द पॉइंट इज़ कि आपको किसने बताया? इन लोगों ने इतने सारे अरसे में रिसर्च करके जस्टिफाई कर दिया कि ये प्लांट्स भी सेल से बने होते हैं और ये एनिमल्स भी सेल से बने होते हैं। अब ये पॉइंट तो यहाँ पर जस्टिफाई हो गया है कि प्लांट्स भी सेल से बने हैं, एनिमल सेल से बने हैं, लेकिन बीच में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज हुआ था और वो ये था कि एनिमल सेल्स या प्लांट सेल्स आते कहाँ से है? लिविंग थिंग्स चलो सेल से तो बने हैं, लेकिन सेल्स आते कहाँ से है? द क्वेश्चन इज़ कि ये किधर से आते हैं। 1855 में एक बंदा है और उस बंदे का नाम है रुडोल्फ फिरको। ये भी एक आइडिया डिस्कस किया जाता है कि एक्चुअल बंदा ये नहीं था,
मतलब कि उनका काम डिफरेंट हो गया था। लेकिन हम बोलते हैं कि रोडोल्फ विर्को ने क्या किया था, इन्होंने अपना एक पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया था, और वो ये था कि सेल्स कम फ्रॉम अदर सेल्स। असल में उस टाइम आप लोग डिस्कस करेंगे कि दो तरह के साइंटिस्ट डिवाइड हो गए थे। कुछ साइंटिस्ट इवन ऐसे भी थे जो बोल रहे थे कि सेल्स पहले सेल से नहीं राइज होते, बल्कि नॉन लिविंग सेल से क्या हो रहे होते हैं, राइज हो रहे होते हैं। नॉन लिविंग चीज़ों से, सॉरी, नॉन लिविंग सेल से नहीं, नॉन लिविंग चीज़ों से जो है वो सेल्स बन रहे होते हैं। लेकिन रोडोल्फ विर्को ने अपना रिसर्च कंक्लूड कर दिया, और वो रिसर्च ये था कि नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स नहीं बन सकते, बल्कि लिविंग थिंग्स सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स से ही बन सकते हैं। दूसरे अल्फाज में उन्होंने बोला कि सेल सिर्फ सेल से ही अराइज हो सकते हैं। ये इन्होंने हाइपोथेसिस प्रेजेंट कर दिया था। हाइपोथेसिस कैसे था, एक दफ़ा ये सेल्स देख रहा था माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उनको स्लाइड में कभी कुछ सेल्स ऐसे नज़र आ रहे हैं, कुछ सेल्स ऐसे नज़र आ रहे हैं, कुछ सेल्स ऐसे रैंडमली नज़र आ रहे हैं। तो इनको वैसे ही शक हो गया। इन्होंने कहा मेरे मुताबिक सेल सबसे पहले ऐसे होते हैं, एक सर्कल होगा, फिर ये ऐसे बनना शुरू हो जाते हैं, तो इसका मतलब सेल ऐसे हो जाएंगे, और उसके बाद ये सेल्स ऐसे हो जाएंगे, और उसके बाद ये सेल्स अलग अलग होके अलग अलग हो जाएंगे। तो सेल्स कम फ्रॉम अदर सेल्स, इसका मतलब ये वाले सेल्स इस वाले से आए हैं। न्यू सेल्स अराइजेस बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो कि सेल थ्योरी का तीसरा पॉइंट है, वो इन्होंने हमें हाइपोथेसिस प्रेजेंट कर दिया था। हाइपोथेसिस ज़रूरी नहीं है कि सही हो, उसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, आप लोग बोलेंगे कि 1862 में हमें लुईस पास्चर ने दिया था। एग्जामिनर अगर आपसे पूछता है कि सेल थ्योरी के फॉर्मुलेट होने में लुईस पास्चर का क्या रोल है, तो आप लोग डिस्कस करेंगे कि इन्होंने सेल थ्योरी क्या कर दिया था, फॉर्मुलेट कर दिया था। सेल थ्योरी के अंदर ये जो रोडोल्फ विर्को वाला जो पॉइंट है, इसको प्रूफ, इसका जो सबूत है वो प्रोवाइड कर दिया था एक्सपेरिमेंटली। वो सबूत कैसे था वो हम यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन इन्होंने बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। लुईस पास्चर के बारे में आप लोग जानते हैं, पास्चराइजेशन प्रोसेस इन्होंने डिस्कवर किया है, और इन्होंने आप बोलेंगे कि विर्को का आइडिया एक्सपेरिमेंट की मदद से साबित कर दिया था कि वाकई सेल्स पिछले सेल से आते हैं। अब ये सारी बातें कंपाइल करके जितने भी रिसर्च इन लोगों ने किया है, हमने सेल थ्योरी के ये 3 पॉइंट्स बना दिए कि ऑल द सेल इज़ फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू सेल डिवीजन। हमारे वो जो 3 पॉइंट्स है वो यहाँ पर क्या हो गई, वो कंपाइल हो गई, क्योंकि लोगों ने किसी न किसी तरीके से उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की है। अब उन लोगों का जो रिसर्च अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, वो तो कुछ न कुछ आइडिया साबित हो गया है कि ये पॉइंट सही है, लेकिन द क्वेश्चन इज़ कि हमारे पास इन चीज़ों का एविडेंस है या नहीं। मॉडर्न साइंस में या मॉडर्न बायोलॉजी इन सारे पॉइंट्स को कोई जस्टिफिकेशन दे रहा है या नहीं दे रहा। तो बिल्कुल हम काफ़ी सारे एडवांस हो चुके हैं, और इन तीनों पॉइंट्स का जो वैलिडेशन मिल रहा है, जस्टिफिकेशन मिल रहा है, इसके सही होने का जो आइडिया हमें मिल रहा है, वो हमें मॉडर्न टेक्निक से मिल रहा है। वैलिडेशन में हमने जस्टिफाई करना है कि ये बातें सही है। वो लोग जो ये बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल आजकल हम एक्सपेरिमेंट की मदद से साबित कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आप लोगों को आइडिया दूँ, बुक की लैंग्वेज, मैंने बुक के सेंटेंसेस उठाए हैं कि बाय यूजिंग लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप साइंटिस्ट विजुअलाइज सेल स्ट्रक्चर एंड फाइंड टेंजिबल एविडेंस दैट सेल्स आर इंडीड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। आजकल हम क्या करते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप बनाए हैं हमने, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाए हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन पावर बहुत ज़्यादा है, तो हम ऐसा करते हैं कि किसी लिविंग थिंग के अंदर से कोई पार्ट निकाल लेते हैं। फ़र्ज़ करते हैं हम लीफ निकाल लेते हैं, और जब हम उसको देखते हैं तो वो वाकई सेल से बना है। स्टेम देखते हैं तो वो सेल से बना है। अपना स्किन देखते हैं तो वो सेल से बना है। अपने हेयर देखते हैं तो हम बोलते हैं ये सेल से बने हैं। हमारे बॉडी के बोन्स हम जब देखते हैं तो वो सेल से बने हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस चीज़ को वाकई साबित कर रहा है, हम एक सॉलिड एविडेंस दे रहा है, दिखा रहा है कि ये देख लो, ये सामने सेल है और क्या है। सो एक एविडेंस हमारे पास यहाँ से आ गया। आप समझिए कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या कोई भी माइक्रोस्कोप हमें ये चीज़ जस्टिफाई कर रहा है कि वाकई तमाम लिविंग थिंग्स सेल से बने हैं।
Through techniques like live cell imaging and genetic studies, scientists can track how cells replicate and give rise to new cells. लाइव सेल इमेजिंग में हम सेल को देखते हैं कि वो ग्रो कैसे कर रहा है, वो डिवाइड कैसे हो रहा होता है, सामने हमें सेल के अंदर डिवीजन नज़र आ रहा होता है, माइक्रोस्कोप वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं हम। सो लाइव सेल इमेजिंग में जब हम देखते हैं तो बाकायदा एक सेल 2 में डिवाइड होता नज़र आ रहा है। तो जब कोई जस्टिफिकेशन पूछता है कि क्या वाकई आप जो बात कर रहे हो कि सेल्स अराइज फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, तो हम बोलते हैं आ जाओ देख लो, लाइव सेल इमेजिंग में आपको नज़र आ रहा है, ये देख लो ये सेल अभी डिवाइड हो रहा है, रेप्लिकेट हो रहा है, अपने जैसे वो क्या कर रहे हैं, कॉपीज़ बना रहे होते हैं। तो वो तीसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाता है, जस्टिफाई हो जाता है। दीज टेक्निक वैलिडेट द प्रिंसिपल दैट ऑल सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। वो ऊपर वाले पॉइंट की बात की जा रही है। टेक्निक लाइक डीएनए सीक्वेंसिंग रिवील दैट सेल शेयर common genetic material and metabolic pathways, reinforcing the notion that cell is fundamental unit of life. हम अगर डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक बायोटेक्नोलॉजी के अंदर देखते हैं ना, तो तमाम ऑर्गेनिजम्स को अगर हम देखते हैं तो उनका डीएनए एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन इनसे बना होता है। तमाम जो सेल्स होते हैं जितने भी, उसके अंदर आप बोलेंगे कि जेनेटिक मटेरियल या डीएनए होगा या आरएनए होगा। अगर तमाम सेल्स के अंदर हम मेटाबॉलिक पाथवेज मीन केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल वगैरह ऑलमोस्ट सेम होते हैं। पता है ये चीज़ हमें किस चीज़ के बारे में आइडिया दे रहे हैं? ये हमें आइडिया दे रहे हैं कि तमाम सेल्स का जो एंसेस्टर है वो एक है, और अगर हर एक सेल में ये प्रोसेसेस हो रहे हैं तो वाकई सेल फंडामेंटल पार्ट ही है, क्योंकि सब में यूनिफॉर्मिटी चलती आ रही है। सेल से छोटे लेवल पे ऐसे प्रोसेसेस में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, सब सेल में सेम प्रोसेसेस हो रहे हैं। तो हम बोलते हैं कि ये एक एंसेस्टर था, वो सेल से बना था और वही प्रोसेसेस साथ साथ चलते आ रहे हैं। हाँ, अगर सब में डिफरेंट प्रोसेसेस होते तो फिर थोड़ा सा डाउट होता, लेकिन ये तो सिमिलैरिटी चल रही है। Experiments such as cell culture studies and tissue engineering validate cell theory by demonstrating cellular growth, differentiation and reproduction. सेल कल्चर में हम ऐसा करते हैं कि एक सेल उठाते हैं और उसको अलाउ करते हैं कि वो ग्रो कर सकता है या नहीं, किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं। बिल्कुल आप लोग बोलेंगे कि एक सेल अकेले ग्रो करके पूरे का पूरा जो है वो ग्रोथ करके पूरा ऑर्गन बना सकता है। तो इसका मतलब सेल तो वाकई एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ये तो इंडिपेंडेंट एक एंटिटी है कि बाकायदा ये ग्रोथ भी कर रहा है, डिफरेंशिएशन का मतलब स्पेशलाइज भी हो रहा है, रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। ये हमें सारे टेक्निक्स की मदद से पता चल रहा है, एक्सपेरिमेंट्स की मदद से। तो हम बोलते हैं कि वाकई सेल थ्योरी वाले जो पॉइंट्स है वो सही है। मॉडर्न साइंस भी इसको ट्रू साबित कर रहा है। अब इतना सारा फोकस तो मैंने कर दिया कि सेल थ्योरी सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। काफ़ी दफ़ा मैंने बोला कि सेल थ्योरी सही है, जस्टिफाई करने की कोशिश की, लेकिन इतनी बड़ी बायोलॉजी है कि एक्सेप्शंस भी बीच में निकल आते हैं। कुछ पॉइंट्स ऐसे भी है, कुछ एरियाज़ ऐसे भी है जहाँ पर सेल थ्योरी थोड़ी सी फेल होने की कोशिश कर रही होती है। समहाउ आप समझे कि वो एक्सेप्शंस है, वो समहाउ आप समझे ऐसे पॉइंट्स है कि ये आइडिया वहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को आइडिया दे देता हूँ कि वाइल सेल थ्योरी इज़ वाइडली एक्सेप्टेड, देर आर नोटेबल एक्सेप्शंस। फॉर एग्जाम्पल, वायरस चैलेंज सेल थ्योरी बिकॉज दे आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स एंड कैन नॉट कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस इंडिपेंडेंटली, एंड दिस पॉइंट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर प्रियॉन्स एंड वायराइड्स। मैं पॉइंट बता देता हूँ, गौर से ज़रा सुन ले, बाद में रीड कर लेता हूँ। वायरसेस भी आप लोग बोलेंगे सेल से नहीं बने होते, प्रियॉन्स भी सेल से नहीं बने होते, और वायराइड्स भी सेल से नहीं बने होते। ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं। प्रियॉन्स आप लोग बोलेंगे कि ये प्रोटीन से बने होते हैं, वायराइड्स ऐसी चीज़ें हैं जो आरएनए से बने होते हैं, और वायरसेस ऐसी चीज़ें हैं जो डीएनए या आरएनए प्लस प्रोटीन से बने होते हैं। आप याद रखेंगे कि ये तीनों के तीनों चीज़ें आर नॉट कंपोज्ड ऑफ सेल्स, इनमें सेल का कुछ है ही नहीं। लेकिन पता है मज़े की बात मैं आप लोगों को बताऊं कि समहाउ दे शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। अब ये सारी की सारी चीज़ें सेल से तो नहीं बने,
तो क्वेश्चन ये है कि फिर ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स क्यों शो करते हैं। हमने तो बोला था कि ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, लेकिन ये तो सेल से नहीं बने। और मज़े की बात यह है कि कैरेक्टरिस्टिक क्यों शो कर रहे हैं लिविंग थिंग्स के। यहाँ पर ये पॉइंट थोड़ा सा हमारे लिए डाउटफुल हो जाता है कि वायरस, ऑल्दो हमने इसको क्लासिफाई तो नहीं किया, बॉर्डर लाइन पे कंसिडर करते हैं, लेकिन येट दे शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स एंड तीनों ए सेलुलर है। तो सेल थ्योरी का ये एक एक्सेप्शन है। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं, बल्कि एक और मसला भी है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनेलीज, फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, हैव देयर ओन डीएनए एंड कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द सेल न्यूक्लियस। आप लोगों ने अभी डिस्कस किया है कि तमाम के तमाम सेल्स, तमाम के तमाम लिविंग थिंग्स सेल से बने होते हैं, और लिविंग थिंग्स डिवाइड होके, सेल्स अपने डिवाइड होके अपने जैसे कॉपीज़ बनाते हैं। सेल के अंदर दो ऑर्गेनेलीज है, उसमें से एक माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा क्लोरोप्लास्ट है। मज़े की बात यह है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया अपने जैसे कॉपीज़ बनाते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी अपने जैसे कॉपीज़ बनाते हैं। अब ये दोनों के दोनों तो ऑर्गेनेलीज हैं, तो फिर ये अपने जैसे कॉपीज़ क्यों बना रहे हैं। हमने तो उधर बोला था कि सिर्फ और सिर्फ सेल्स अपने के कॉपीज़ बना रहे हैं। यहाँ पर तो ऑर्गेनेलीज इंडिपेंडेंटली अपनी कॉपीज़ बना रहे होते हैं, इसका मतलब वो रेप्लिकेट हो रहे होते हैं। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि सेल थ्योरी वाला जो पॉइंट है कि न्यू सेल्स अराइजेस बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, वो तो सेल्स पे नहीं, वो तो इधर इन दोनों पे भी अप्लाई हो रहा है कि इसका अपना डीएनए है एंड सो ऑन। यहाँ पर एक और बात जस्टिफाई करने की कोशिश की है, जो कि यहाँ पर मतलब आंसर करने की कोशिश की है कि ये क्यों करते हैं। तो बस फ़िलहाल के लिए मैं सिर्फ़ और सिर्फ इतना बता दूँ आप लोगों को कि ये जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया है, ये किसी ज़माने में बैक्टीरिया हुआ करते थे। आज इससे क्या बन गया है, ये ऑर्गेनेलीज बन गए हैं। लेकिन ऊपर वाला पॉइंट इन लोगों का वैलिड है कि लाइक ऐसा क्यों है कि ऑर्गेनेलीज भी अपने जैसे कॉपीज़ बना रहे होते हैं। Some organisms such as fungi and algae have structures where multiple nuclei coexist within a shared cytoplasmic mass. अभी आपने बोला कि एक सेल होगा, उसके अंदर न्यूक्लियस होगा और वो डिवाइड होके अपने जैसे कॉपीज़ बनाएगा, तो ये सेल की पहचान हो जाएगी। हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिज़म्स ऐसे हैं फंजाई में और एल्जी में। जब हम उनके बॉडीज़ देखते हैं ना, ये आपको उनकी बॉडी नज़र आ रही है, तो अब उसमें ऐसे पार्ट्स डिवाइड नहीं हुए कि मैं बोलता हूँ ये अलग सेल है, ये अलग सेल है, ये अलग सेल है। नहीं, ऐसे नहीं होता। ये पूरी की पूरी बॉडी है और ये पूरी की पूरी बॉडी इंतहाई ज़्यादा कभी कभार लार्ज भी हो सकती है, और इसके अंदर यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियाई हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ, सपोज़ करते हैं फॉर वाइल कि ये मेरे पास एक सेल है और एक न्यूक्लियस है, तो इसको हम यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर बोलेंगे। अगर मैनी सेल्स और मैनी न्यूक्लियस है तो इसको हम मल्टी सेलर बोलेंगे। लेकिन ये एक स्ट्रक्चर है और इसके अंदर सेल्स है ही नहीं, लेकिन मल्टीपल न्यूक्लियाई है, बहुत सारे न्यूक्लियाई है। तो अब इधर मैं क्या पॉइंट बोलूँगा कि एक लार्ज साइटोप्लाज्म है और उसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई है, तो क्या अब ये सेल है या नहीं है? क्या ये यूनिसेलर है, क्या ये मल्टी सेलर है? ये बिल्कुल एक यूनिक पॉइंट आ जाता है यहाँ पर। ऑल्दो इसके लिए हमने नाम रखा है, एक बाद में आप लोग पढ़ेंगे। इसकी वजह से वो जो इंडिविजुअल सेल वाला पॉइंट है ना, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता, आप लोग बोलेंगे हमारे जो स्केलेटल मसल सेल्स होते हैं, सेकंड ईयर में एक पॉइंट आप लोग डिस्कस करेंगे, तो स्केलेटल मसल सेल्स भी हमारे मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब कि उसमें न्यूक्लियस ज़्यादा होंगे। ये सपोज़ करते हैं फॉर वाइल हमारा एक मसल फाइबर है और इसके अंदर आप लोग देख ले, यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। तो अब ऐसे सेल को आप क्या बोल सकते हैं? क्या ये सिंगल सेल है, क्या ये कोई टिश्यू है, ये क्या स्ट्रक्चर है? तो आप लोग बोलेंगे कि मसल सेल पे ये वाला पॉइंट पूरे का पूरा अप्लाई नहीं हो रहा। इसकी वजह से भी कंसेप्ट क्या हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है। जो सेल थ्योरी वाला कंसेप्ट है वो ख़राब हो जाता है। ये कुछ बातें हैं, अगर इन केस इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में भी बताएंगे। ऑनलाइन क्लासेस मेरी लेनी है तो वो भी आप लोग ज्वाइन करेंगे। जूम ऐप पे मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ, रेगुलर क्लासेस होगी, मेरे साथ डिस्कशन भी कर सकते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे। बाकी आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर ले अपने फ्रेंड्स के साथ। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।